नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत में माई बाप सरकार की प्रतीक योजनाओं में एक का नाम मनरेगा है। सोनिया गांधी और उनकी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के झोला छाप अर्थशास्त्रियों ने खजाना लुटाने के लिए यह योजना बनाई थी। कहते हैं इससे यूपीए की पहली सरकार के वोट पके। सन 2009 में इसी के चलते कांग्रेस दोबारा जीती। असल में हकीकत दूसरी, यह कि राजनीतिक थी, लेकिन जीत का सेहरा सोनिया गांधी को देते हुए कहा गया था कि उन्होंने मनरेगा बनवाई, किसानों के कर्ज माफ किए, 100 वोट मिले। उसी की लीक पर सन 2013 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गरीबों को मुफ्त अनाज बांटने की योजना बनी थी, लेकिन इस दफा क्योंकि नरेंद्र मोदी की राजनीतिक चुनौती थी, सो कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई। तभी प्रधानमंत्री मोदी और ग्रामीण विकास मंत्री नितिन गडकरी ने यदि मनरेगा को लेकर जवाबदेही के साथ विचार किया है तो ये गलत नहीं है। अपनी थीसिस है कि मनरेगा देहात में गरीबों को काम चोर बनाने वाली मुफ्तखोरी की योजना है। इससे बिचौलियों, पंचों, सरपंचों में भ्रष्टाचार के संस्कार बने हैं। इस योजना से फायदा कम हुआ है और बर्बादी चौतरफा है। इसे तुरंत बंद करना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने जरूरतमंद 200 जिलों में योजना को बांधने की सोची तो तमाम झोला छाप अर्थशास्त्री चिल्पो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हुए कह रहे हैं कि जैसा चल रहा था वैसा ही चले, मतलब हम और आपके टैक्स पैसे की बर्बादी होती रहे, गांव-गांव भ्रष्टाचार फैला रहे। क्या ऐसा होना चाहिए? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान होते ही जोड़-तोड़ शुरू हो गई है। कई हारे हुए नेता टिकट की भागदौड़ में लग गए हैं। राज्य की 10 में से 6 सीटें सत्तारूढ़ सपा के खाते में जाएगी, 2 सीट बसपा को मिलेगी और कांग्रेस व भाजपा को एक-एक सीट मिल पाएगी। कांग्रेस अपनी एक सीट राष्ट्रीय लोकदल के समर्थन से ही जीत पाएगी। इसलिए रालोद नेता अजीत सिंह ने दबाव बनाया है कि उनको राज्यसभा में भेजा जाए। उन्होंने सपा से भी इस बारे में बात की है। सबसे ज्यादा जोड़-तोड़ समाजवादी पार्टी में है। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के भाई राम गोपाल यादव रिटायर हो रहे हैं, उनका फिर से चुना जाना तय है। हालांकि पार्टी में इस बात को लेकर बहुत खुसर-फुसर है। लोकसभा में पार्टी के सभी 5 सांसद मुलायम सिंह के परिवार से ही हैं, जिसमें एक राम गोपाल यादव का बेटा भी है। बहरहाल उनके अलावा सपा से निकाले गए अमर सिंह के लिए भी कहा जा रहा है कि वे सपा के उम्मीदवार होंगे या निर्दलीय लड़ेंगे और सपा उनका समर्थन करेगी। सपा के एक दावेदार रेवती रमन सिंह भी बताए जा रहे हैं। बसपा की 6 सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें से उसे सिर्फ 2 सीट ही मिल पाएगी। इनमें एक सीट पर ब्रजेश पाठक को फिर से दोहराया जा सकता है। भाजपा सांसद कुसुम राय की सीट खाली हो रही है, जिसके लिए कई दावेदार हैं। कांग्रेस की ओर से सलमान खुर्शीद, राज बब्बर जैसे कई नेताओं की दावेदारी की चर्चा है। महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली जीत के बाद इसका आकलन किया जाने लगा है कि इससे राज्यसभा में बीजेपी को कितना फायदा होगा। चूंकि राज्यसभा में बीजेपी के सिर्फ 43 सांसद हैं और पूरा एनडीए मिलाकर भी बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े से बहुत दूर है, इसलिए बीजेपी की कोशिश राज्यसभा में अपनी संख्या बढ़ाने की है। 2 राज्यों में मिली जीत से उसे तत्काल 2 सीटों का फायदा होगा। उसके बाद 2016 से उसे फायदा दिखने लगेगा। हरियाणा में एक सीट चौधरी बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे से खाली हुई थी और इस चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल के राज्यसभा सांसद रणबीर सिंह प्रजापति विधानसभा का चुनाव जीत गए हैं, तो उनकी सीट खाली हो रही है। ये दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं अगर चुनाव आयोग अलग अलग अधिसूचना जारी करे। हालांकि दोनों सीटों का कार्यकाल 2016 तक है। इनके चुनाव 2010 में हुए थे। अगर एक साथ अधिसूचना जारी हुई तो बीजेपी को दूसरी सीट के लिए जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी। महाराष्ट्र में 2016 में 6 सीटें खाली होंगी, जिसमें एक पीयूष गोयल की सीट बीजेपी की है। अपनी मौजूदा संख्या के आधार पर बीजेपी 6 में से 3 सीट जीत पाएगी। इसमें एक सीट उसकी अपनी होगी और 2 सीटों का फायदा होगा। अगर बीजेपी झारखंड और जम्मू कश्मीर में भी अच्छा प्रदर्शन करे तो 2016 में एक सीट का फायदा हो सकता है। यानी अभी तत्काल बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। वे उत्तराखंड की एक सीट से राज्यसभा के लिए लॉबिंग कर रहे थे, लेकिन चुनाव की घोषणा से ठीक पहले उनके दिए इंटरव्यू से बात बिगड़ गई है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि भविष्य में गांधी परिवार से बाहर का भी कोई व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष बन सकता है। वे इतने पर नहीं रुके। उन्होंने मिसाल देकर कहा कि जैसा 90 के दशक में था। गौरतलब है कि 90 के दशक में पीवी नरसिंह राव और सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे। वह कालखंड गांधी परिवार के लिए दुस्वप्न की तरह है। इस इंटरव्यू के अलावा चिदम्बरम के खिलाफ पिछले एक हफ्ते में खूब खबरें छपी हैं। सोनिया और राहुल गांधी दोनों के करीबियों ने उनके खिलाफ खबरें लीक की हैं। बताया गया है कि चिदम्बरम पार्टी के कामकाज में ज्यादा रुचि नहीं लेते हैं, कांग्रेस की मीडिया टीम से बात नहीं करते हैं, उन्हें वरिष्ठ प्रवक्ता बनाया गया है, लेकिन वे प्रेस ब्रीफिंग नहीं करते हैं। ये सारी खबरें उनका रास्ता रोकने के लिए छपवाई गई। सो अब कहा जा रहा है कि चिदम्बरम शायद उत्तराखंड से राज्यसभा में नहीं आ पाएंगे। दूसरा पेच यह है कि राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल अगले साल फरवरी में खत्म हो रहा है। उनको भी राज्यसभा में लाना है। अगर यूपी में कांग्रेस वाली सीट अजीत सिंह लेते हैं तो आजाद को उत्तराखंड से लाना होगा। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। महाराष्ट्र में पिछले करीब 10 दिन से चल रहा राजनीतिक गतिरोध खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नए चुने गए विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस को अपना नेता चुन लिया है। फडणवीस शुक्रवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नए मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के लिए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम को तैयार किया जा रहा है। आज शाम 4 बजे भाजपा कार्यालय में केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें आम राय से फडणवीस को मुख्यमंत्री चुना गया। पिछली विधानसभा में पार्टी विधायक दल के नेता रहे एकनाथ खड़से ने फडणवीस के नाम का प्रस्ताव किया और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुधीर मुंगटियार ने इसका समर्थन किया। इसके बाद फडणवीस ने राज्यपाल सी विद्यासागर राव से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। 19 अक्टूबर को नतीजा आने के बाद से फडणवीस के नाम की चर्चा चल रही थी। लंबे अरसे के बाद विदर्भ के किसी नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया है। महाराष्ट्र में भाजपा के 122 विधायक जीते हैं, जिसमें 44 विधायक विदर्भ के इलाके से चुनकर आए हैं। महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों के नेताओं एकनाथ खड़से और विनोद तावड़े को भी दावेदार माना जा रहा था, लेकिन 44 साल के फडणवीस ने बाजी मारी। फडणवीस को पार्टी के शीर्ष नेताओं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा संघ की भी पसंद माना जा रहा है। भाजपा की पूर्व सहयोगी शिवसेना के तेवर पूरी तरह से ढीले पड़ गए हैं। पार्टी ने जमकर नरेंद्र मोदी की तारीफ की और भाजपा विधायक दल के नए नेता को समर्थन देने का ऐलान किया है। शिवसेना ने पहले ही कह दिया था कि भाजपा जिसे भी मुख्यमंत्री पद के लिए चुनेगी उसे शिवसेना का समर्थन रहेगा। इस बीच शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में मोदी की जमकर तारीफ की है। सामना में लिखा गया है कि मोदी ने सत्ता में आने के बाद देश का सांस्कृतिक चेहरा बदल दिया है, यह सराहनीय है। सामना में मोदी की तारीफ करते हुए लिखा गया है कि उनके आने का असर यह हुआ है कि पहले सिर्फ ईद के त्योहार के दौरान नेताओं द्वारा सिर्फ इफ्तार का आयोजन किया जाता था, लेकिन अब दिवाली भी मनाई जा रही है। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है। शिवसेना ने भाजपा को समर्थन देने की बात कहते हुए कहा है कि अगर भाजपा और शिवसेना मिलकर सरकार बनाते हैं तो वह स्थिर होगी। हालांकि भाजपा की ओर से अभी सख्त रुख अख्तियार किया गया है और वह शिवसेना की कोई भी शर्त मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सरकार बनाने के मसले पर केंद्र सरकार के रुख को लेकर नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि लोकतंत्र में राष्ट्रपति शासन हमेशा के लिए नहीं चलाए रखा जा सकता। इससे पहले आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली में सरकार बनाने के लिए भाजपा को आमंत्रित करने के उप राज्यपाल नजीब जंग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जब आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह बात बताई तो 5 जजों की बेंच ने नाराजगी जाहिर करते हुए इसे मामले को लटकाने का तरीका बताते हुए कहा कि हर बार सुनवाई से पहले सरकार अलग अलग बयान के साथ आती है, लेकिन कुछ नहीं होता है। चीफ जस्टिस एच.एल. दत्तू ने कहा कि अदालत ने बहुत समय दिया, लेकिन इस दौरान कुछ भी नहीं किया गया। उपराज्यपाल पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें यह काम पहले ही करना चाहिए था। उन्होंने 5 महीने से ज्यादा समय तक मामले को लटकाए रखा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका की सुनवाई कर रही है, जिसमें उन्होंने विधानसभा भंग करके चुनाव कराने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती है और वह केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने का न्योता मिल सकता है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भाजपा को सरकार बनाने के लिए बुलाने के उपराज्यपाल नजीब जंग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने आज यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी। उसके बाद दिल्ली में सरकार बनाने की गहमा गहमी शुरू हो गई है। नजीब जंग आज दिल्ली से बाहर थे। लौटने के बाद उन्होंने भाजपा को सरकार बनाने के लिए बुलाने की प्रक्रिया शुरू की है। कल भाजपा को इसका न्योता मिल सकता है। अब इस पर भाजपा को फैसला करना है कि वह सरकार बनाएगी या नहीं। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर उसमें जरा भी शर्म बची है तो वह विधानसभा भंग करके नए चुनाव कराए। उन्होंने दावा किया है कि अगर अभी चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर संगठन के चुनाव पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि संगठन चुनाव का इस्तेमाल संगठन में नई ऊर्जा लाने के लिए किया जाना चाहिए। लोकसभा और 2 राज्यों की विधानसभा में कांग्रेस के बुरी तरह से हारने के बाद इस बात की चर्चा होती रही है कि कांग्रेस संगठन में कैसे जोश भरा जाए। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के बाद पार्टी नेताओं के साथ पहली औपचारिक बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि संगठन के चुनाव पारदर्शी, स्वतंत्र और निष्पक्ष हों। उन्होंने कहा कि एम रामचंद्रन की अध्यक्षता में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति को पूरा अधिकार दिया गया है ताकि संगठन चुनाव की पूरी प्रक्रिया को स्वतंत्र
स्वतंत्र और गड़बड़ी से मुक्त रखा जा सके। गौरतलब है कि अगले साल जुलाई में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सामुद्रिक सुरक्षा के मामले में भारत और वियतनाम के हित एक समान हैं। दक्षिण चीन सागर पर चीन की दावेदारी के बीच मोदी ने आज कहा कि वे इस बात में विश्वास करते हैं कि दोनों देशों के बीच सामुद्रिक व्यापार और परिवहन में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। भारत की यात्रा पर आए वियतनाम के प्रधानमंत्री न्यून तंग जुंग के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी ने कहा कि आज दोनों देशों की समृद्धि को बढ़ाने और पास पड़ोस में शांति व स्थिरता कायम करने के लिए दोनों देशों की साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। मनरेगा ने भारत के गांव-गांव में भ्रष्टाचार फैलाया है। इस भ्रष्टाचार के पैसों से पंच सरपंचों की जैसी पो बारह हुई है, उसका प्रमाण इनके पास आई मारुति स्कॉर्पियो गाड़ियां हैं। मनरेगा में बेगारी भी नहीं होती है और खरबों रुपए बट गया है। ऐसी सत्यान्यासी योजना के पैरोकार वे कुछ अर्थशास्त्री है जो आर्थिकी की जड़ों में पैसा लुटाने का मट्ठा डाले हुए हैं। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने यूपीए की शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी नरेगा को सीमित करने का फैसला किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नितिन गडकरी इस योजना को पूरी तरह से खत्म करने के पक्ष में थे, लेकिन बाद में उन्होंने देश के सभी 643 जिलों की बजाय सिर्फ 200 जिलों में इसे लागू करने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि जिन जिलों में सबसे ज्यादा जरूरत है वहाँ इसे लागू किया जाएगा। सरकार ने कई पहलुओं पर विचार करके यह फैसला किया है। महात्मा गांधी नरेगा में धांधली को लेकर शुरुआत से खबरें आती रही हैं। यह भी तथ्य उभर कर आया है कि 100 दिन के बजाय औसतन 50 दिन का रोजगार मिल पाता है और उसमें भी कोई ऐसा काम नहीं हो पा रहा है जिसे उपलब्धि के तौर पर दिखाया जा सके। परिसंपत्तियों के निर्माण के लिहाज से इसका कोई खास योगदान नहीं रहा है। उल्टे खेती किसानी से लेकर निर्माण और भवन सेक्टर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी। असल में मनरेगा पंचायत के स्तर पर लूट की एक योजना बन गई। हालांकि हर योजना से कुछ न कुछ लोगों को लाभ होता है और इससे भी हुआ होगा, लेकिन इसमें लूट ज्यादा हुई और मुफ्तखोरी की संस्कृति फैली। पंचायतों में मुखिया और सरपंचों ने इस योजना में जैसी धांधली की है उसकी मिसाल मुश्किल है। गांव में नहीं रहने वालों के नाम पर भी मनरेगा का कार्ड बना और सालों साल उस पर पैसे उठाए जाते रहे। एक ही तालाब की सफाई और उसे भरने और फिर नया तालाब बनाने का काम कई बार हुआ। जिन लोगों को घर बैठे पैसे मिल रहे थे उन्हें इसमें आपत्ति नहीं थी कि मुखिया सरपंच आदि लूट कर रहे हैं। हालांकि इसमें भ्रष्टाचार रोकने के लिए सोशल ऑडिट का भी एक प्रावधान है, लेकिन उसके जरिए इसकी कम ही धांधली पकड़ी गई। केंद्र सरकार ने इस पर हजारों करोड़ रुपए लुटा दिए। यूपीए राज में इस योजना की रूपरेखा सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने बनवाई थी, इसलिए उससे जुड़े जानकारों ने इस योजना को सीमित करने का विरोध किया है। एनएससी की सदस्य रही अरुणा रॉय के पति बंकर राय ने भारत में सामाजिक सुरक्षा के लिए इसकी जरूरत बताते हुए सरकार को सलाह दी है कि वह इसे बंद करने या सीमित करने के बजाय इस पर बेहतर अमल सुनिश्चित करे। अरुणा रॉय और जियाद रेज आदि ने भी इसे सीमित करने का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री से अपील की है कि वे इस पर फिर से विचार करें, लेकिन सरकार ने फैसला कर लिया है। असल में केंद्र सरकार को विनिर्माण सेक्टर को बढ़ावा देना है, जिसके लिए बड़ी संख्या में मजदूरों की जरूरत होगी। बुनियादी ढांचे के विकास को गति देनी है, इसके लिए भी मजदूरों की जरूरत है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली चाहते हैं कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कमी करे ताकि विकास की दर बढ़ाई जा सके। विकास दर बढ़ाने के लिए मांग बढ़ाने की जरूरत है और मांग बढ़ी तो उत्पादन भी बढ़ेगा। सो हर सेक्टर में कुशल कारीगरों और मजदूरों की जरूरत है। मनरेगा के चलते रहने से ऐसा होना संभव नहीं होगा, इसलिए भी सरकार ने इसे सीमित करने का फैसला किया है। लेकिन इससे जो सामाजिक सुरक्षा मिलती थी उसकी जगह सरकार क्या करेगी, इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद मनरेगा योजना पर चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी के नाम पर बनी मनरेगा योजना ने गांव-गांव में जितना भ्रष्टाचार और हरामखोरी बढ़ाई है, वह भारत राष्ट्र राज्य की एक शर्मनाक दास्तां है। हिसाब से इस योजना को मोदी सरकार को या तो खत्म करना चाहिए या मजदूरी कराते हुए कुछ ठोस काम की अनिवार्यता बनानी चाहिए। पैसा दे रहे हैं तो काम भी दिखलाई दे। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण है। विनीत जी, आप क्योंकि ब्रज फाउंडेशन के सिलसिले में गांव देहात में भी घूमते हैं, अनुभव है आपको, उस नाते
देहात और जमीनी तौर पर मनरेगा जो योजना है उसका असर कैसा है, और अर्थशास्त्रियों ने इस योजना में कटौती या इसका पुराना जो दायरा है इसको बदलने की जो विरोध किया है उसमें कितना दम पाते हैं? व्यास जी देखिए, मनरेगा सुनने में तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत गरीबों का उद्धार का कार्यक्रम है, रोजगार की गारंटी, अच्छी बात है, रोजगार गांव में मिले। कुछ राज्यों में तो इतनी बुरी हालत है, बिहार उड़ीसा जैसे, कि जहां थोड़ा भी रोजगार मिल जाए तो लोगों का सर्वाइवल हो जाए। पर अब जैसे आपने मेरी बात के अनुभव यूपी की कही है या और राज्यों कही है, मैं कह सकता हूं कि इससे बड़ा भ्रष्टाचार का कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। उस गरीब को क्या मिलता है, क्या काम होता है, उस काम की क्या सार्थकता है, ये तो विषय ही नहीं है। ग्राम प्रधान से लेके ऊपर तक सब उसमें कमीशन खाते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण है, कुंड खोदने का काम, वाटर बॉडीज को रिवाइवल का, सरोवरों का काम है। आप जाके देखिए मनरेगा में सड़कें बनाने का काम है, क्या काम हो रहा है, इतना कागजी काम है, इतना वाहियात काम हो रहा है कि तकलीफ होती है देख के। और फिर एक बड़ी बात यह है कि क्या आप एक गरीब आदमी को परजीवी बनाना चाहते हैं, पैरासाइट बनाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि वो दक्ष होकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके? अगर आप खैरात बांटेंगे, जैसे कहा जाता है कि आप किसी आदमी को रोटी देकर उसका पेट मत भरो, उसे रोटी कमाने के लायक बना दो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मनरेगा क्या कर रहा है, मनरेगा परजीवी बना रहा है। अंगूठा लगवा लो, आधे पैसे मिल गए, चौथाई पैसे मिल गए, 20 दिन के रोजगार में 5 दिन के पैसे मिल गए, गरीब खुश हो गया, कमीशन खाने वाले कमीशन खा के चले गए, हल्ला मच गया, सब गरीबी। नहीं तो उसके बाद अगर ये स्थिति हकीकत जमीनी तौर पर ये है तो अर्थशास्त्री या जो बुद्धिजीवी जो दिल्ली और बाकी जो है एनजीओ है वो ये क्यों कहते हैं कि नहीं, इससे इसको पारदर्शी बनाया जा सकता है, इसको बेहतर बनाया जा सकता है, इसका दायरा व्यापक ही रखना चाहिए, जो चला आ रहा वही चला आता रहे, इसको सुधारा जाए, इसमें सुधार की क्या गुंजाइश बनती है? ये जो अर्थशास्त्री हैं, जो दुनिया भर से जिनकी अपील आई, 28 अर्थशास्त्रियों ने अपील लिखी, उन्हें अलग अलग देशों के हैं, ये ज्यादातर वो अर्थशास्त्री हैं जो वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए हैं, चाहे इस तरह के। नहीं, पर वामपंथी विचारधारा में भी या कम्युनिस्ट विचारधारा में भी ये तो नहीं कि भाई आप परजीवी बना दो या बेकार करवाओ, उससे बजाय तो ये कि ठोस कुछ काम हो, ये तो उत्पादकता तो होनी चाहिए कहीं। तो वामपंथी विचारधारा होने के कारण इनको क्या लगता है कि साहब हम गरीब के बारे में सोच रहे हैं। पर इसका बड़ा सीधा उदाहरण है कि बंगाल में आप देखिए, अगर साम्यवादी विचारधारा से गरीब का भला हो रहा था तो वहां नक्सलवाद क्यों पनपा, क्यों विरोध हुआ वामपंथियों का? और आज भी सबसे ज्यादा गरीबी की हालत बंगाल के गांव में क्यों है? ये जो तरीके हैं ना पुराने दकिया, आपने रूस का उदाहरण देख लिया, कितना भ्रष्टाचार है रूस में। मतलब ये कि सरकार माई बाप होके अगर बने तो वो अपनी आर्थिकी के लिए और खुद आम जनता के लिए, गरीब के लिए भी माई बाप सरकार का फार्मूला अब अप्रासंगिक हो गया है। ये बुनियादी बात है, पूरी दुनिया में स्टैब्लिश है। और हमारे चाणक्य पंडित तो कितना पहले कह गए थे कि मिनिमम गवर्नेंस होनी चाहिए, माने मैक्सिमम गवर्नेंस नहीं, मिनिमम इंटरफेरेंस होना चाहिए। अब सरकार का नहीं ये कि उसमें ज्यादा कंसेप्ट ये है जो वामपंथी अर्थशास्त्रियों या इनका कहना है कि नहीं, गरीब के पास साधन नहीं है, दक्षता नहीं है, तो भूखे पेट वो रह रहा है, तो उसके बजाय उसको राहत सीधी भले बेगार के नाते दी जानी चाहिए, धर्मादा खोलना चाहिए सरकार को। ये जो कंसेप्ट है इस पर क्या कहते हैं? धर्मादा करने की तो प्रथा हमारे देश में बहुत पहले से चली आई थी, जातिगत और धर्म के हिसाब से। सवाल यह है कि आप जिस विचारधारा से प्रभावित होकर गरीबी दूर करने का नाटक करते आए हैं पिछले 50-60 साल से, या यूं कहिए कि रूसी क्रांति के बाद से, उसका नतीजा क्या है? उसके नतीजे से क्या गरीब की गरीबी दूर हो रही है, या गरीब को आप लगातार उसी शोषण व्यवस्था का हिस्सा बनाए हुए हैं? मुझे ये लगता है कि अब जब आप टेलीविजन के माध्यम से, संचार साधनों के माध्यम से पूरे देश के नौजवानों में आगे बढ़ने की भूख जगा चुके हैं, मैं भी पढ़ूं, मैं भी रोजगार करूं, मैं भी अच्छा पहनूं खाऊं, मैं भी आगे बढ़ूं, मैं भी बाहर निकलूं, उस जिज्ञासा को, उस उत्साह को आगे बढ़ाकर उसको रास्ते देना ये जरूरी है। नहीं, उसी रास्ते में कईयों का तर्क ये कि उसके बहाने भले कुछ काम नहीं हो रहा, उत्पादकता नहीं, लेकिन एक मजदूरी मिल रही, तो उससे जीवन स्तर बढ़ रहा है। व्यास जी, अभी प्रधानमंत्री ने संबोधन करते हुए कहा कि एमए और बीएड और बीए की डिग्री नहीं चाहिए, हुनर चाहिए। मुझे इतनी खुशी हुई, 1984 में 30 साल पहले लंदन यूनिवर्सिटी में मैंने खोखा कल्चर पर भाषण दिया था। क्या कहा था? आप सब शहरों में घूमते हैं, आप भी पूरे देश में जाते हैं, आपने खोखा कल्चर देखा? शहर के बाहर लकड़ी के खोखे में मोटर मैकेनिक, स्कूटर मैकेनिक, इन्वर्टर ठीक करने वाला, साइकिल की मरम्मत करे, इनको कौन पढ़ाता है? इनको कौन बैंक से लोन देता है? इनको कौन दुकान अलॉट करता है? पुलिस वाला डंडा अलग मारता है, मार्केटिंग वाला अलग डंडा। एक लड़का गांव से हुनर सीख कर आता है, खोखा बनाता है और अपने पूरे परिवार की आर्थिक प्रगति कर देता है। आज जरूरत
इस जीविका को आगे बढ़ाने की। नहीं, मतलब ये कि उसमें ये अर्थशास्त्रियों का ये कहना है कि नहीं, ये भी अगर आप उनके हाथ में कुछ नगद पैसा पहुंचाए तो वो शायद खोके की आगे की सोचे, वो एक जंपिंग ग्राउंड, एक बेस ग्राउंड बनेगा। ये तर्क कितना है? व्यास जी ठीक वैसे ही है जैसे आपने भूमिहीनों को भूमि अलॉट करी, क्या वो खेती कर रहे हैं? मकानहीनों को मकान अलॉट की, इंदिरा आवास योजना और काशीराम आवास योजना या फलानी योजना, कुछ जाता है उस मकानों में? उन मकानों में भैंसे बनती है, कंडे थपते हैं, जुए के शराब के अड्डे खुल जाते हैं। आप जमीनी यथार्थ को, एक आदमी की बुनियादी व्यक्तित्व की बात को समझे बिना अगर कोई योजना थोपेंगे तो वो ये सब कागजी योजनाएं रहेंगी। उस नाते आपका क्या मानना है, मनरेगा की मौजूदा स्वरूप को बदल के उसे सुधरा हुआ उत्पादकता उसमें जोड़नी चाहिए, परमानेंट एसेट बनाने का काम होना चाहिए, या ये कंसेप्ट के नाते ही खत्म है, इसको खत्म किया जाना चाहिए? वाहियात प्रोग्राम बनाकर वाहियात तरीके से इंप्लीमेंट करने से अच्छा प्रोग्राम को खत्म करा जाए और या इस पर गंभीर चिंतन हो करके, और इसमें कम से कम जवाबदेही, इसकी नतीजा क्या है, उत्पादकता क्या है, और खासतौर पे भ्रष्टाचार का जो संस्कार घर घर में जो पंच सरपंच और सब तरफ पहुंचा वो खत्म होना, और जो परजीवी संस्कार ही दे रहे। दूसरी बात, इसका जो कंपोनेंट लगता है कि भाई ये ठीक रहा या इन राज्यों में ठीक रहा, उतने कंपोनेंट चलाओ। एक चीज, एक फॉर्मूले को पूरे देश में लागू नहीं कर सकते। ये ठीक वैसे ही हो गया जैसे सीपीडब्ल्यूडी ने एक नक्शा बना दिया कि सरकारी बाबू का घर ऐसा होगा, अब वैसा ही घर आसाम में बना रहे हैं। आसाम में तो बांस का घर बनता है, वैसे ही घर रेगिस्तान में बना रहे हैं, हीट ज्यादा होती है, वैसे ही हिमालय बना रहे, बर्फ ज्यादा होती है। उल्लू पने की बात है। आपको एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को यूज, इसी तरह एप्रोप्रिएट इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल होना चाहिए जो मनरेगा नहीं है। एक डंडे से पूरे देश को हाँकेंगे तो यही होगा जो है। जी विनीत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।